सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आगे के 3 थ्योरी चैप्टर्स और रेशियो एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो इनमें से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो आगे के एनालिसिस के 3 चैप्टर्स हैं, उसमें पहला चैप्टर है जिसमें अपने को बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करना होता है। बेटा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मेट। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके आगे मैंने वो फॉर्मेट्स भी है मतलब इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि वो करना क्यों जरूरी है और कैसे करना है, वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। तो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर्स और सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज पे आते हैं। सो आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर आप देखोगे तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, आपको लगेगा ये कैश फ्लो का है, नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 1 में, है ना। तो ये कैश और कैश के इक्विवेलेंट चीजें क्या हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती रेडीली बहुत जल्दी, वो वाली चीज नॉट इंक्लूडेड होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। बहुत सिंपल है, कैश का मतलब तो हार्ड कैश और इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीज जो 1 आध 2 4 10 दिन के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक जैसे एफडी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये है शेयर्स जो आपने लेके रखे हैं, एक दिन में बेच सकते हो आप उनको। चेक इन हैंड, तो चेक भी भाई जमा कर ही सकते हैं बैंक में। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स पे आते हैं डेटर्स और बीआर। कौन कौन आता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट्स होते हैं बेटा, ये आसानी से कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, डेटर और बीआर बिल्स रिसीवेबल का तो टाइम ही 3 महीने का होता है, तो वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आ सकता। तो ए इज द आंसर कि भाई ए इज नॉट द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। 2, freedom to choose method of depreciation refers to which limitation of financial statement analysis। हमेशा limitations, advantages ये जो आते हैं ना, वो ऐसे फॉर्म में आ सकते हैं कि इनमें से बताओ क्या लिमिटेशन है या नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? फ्रीडम टू चूज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हम WDV लगा सकते हैं, SLM है, वो कंपनी के ऊपर है। ये कौन से लिमिटेशन को दिखाता है? कंपनी के ऊपर है, मतलब मैं अपनी चॉइस से ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, नहीं बाबा, हिस्टोरिकल एनालिसिस तो बोलती है कि भाई कॉस्ट पे लिखो एसेट को। ये क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर, ये क्वालिटेटिव है ही नहीं। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, और लास्ट है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो डेप्रिसिएशन और प्राइस लेवल चेंज का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, पर्सनल बायस, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब होता है मैं अपने हिसाब से चीजें कर सकता हूं, तो भाई अकाउंटिंग में तो आप ये कर सकते हो ना, तो ये उसका एक लिमिटेशन है, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अकाउंटिंग हम अपने हिसाब से मेथड को चूज कर सकते हैं और यही उसका लिमिटेशन बन जाता है, जिसकी वजह से कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है कि कोई अगर SLM मेथड फॉलो कर रहा है, कोई WDV कर रहा है, तो ऐसे में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे उन दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट को। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए नॉट फ्री फ्रॉम बायस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which indicates the trend and direction of financial position and operational results। जब भी आपको ट्रेंड पता करना हो, तो ट्रेंड पता है यूजुअली पता कैसे होता है? जैसे ऐसा कि 2024 में हमारा प्रॉफिट कितना था, 2025 में कितना है, 2026 में कितना है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। कि यार प्रॉफिट क्या था, पहले 5 लाख था, फिर 8 लाख हुआ, आज 12 लाख है, तो आपको ट्रेंड दिख रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड में है प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ट्रेंड। तो बोल रहे हैं कि भाई ट्रेंड इनमें से कौन सी चीज बताती है? तो जहां पे आपके मल्टीपल इयर्स होंगे वही तो ट्रेंड बताएगा। कंपैरेटिव में होता है कि मल्टीपल कंपेयर करते हैं तो मल्टीपल इयर्स होते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में तो एक ही ईयर होता है, उसको ही देखते हैं अपन। कैश फ्लो 1 साल का बनता है, रेशियो एनालिसिस हम उसी साल की बैलेंस शीट से या कर रहे होते हैं, तो मतलब इन सारों में हम एक ही साल को यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव हम कंपेयर ही तो करते हैं अगर अलग अलग सालों को, है ना, तो उसमें ही बहुत सारी चीजें ट्रेंड का पता हमें चलेगा, है ना। तो कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हमें एनालिसिस हम कंपेयर करेंगे अलग अलग सालों को, तभी तो पता चलेगा ना कि ट्रेंड क्या है। समझे आप? तो ये वाली चीज थी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच हेल्प्स टू एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज इज नोन एज। देखो ऑप्शंस, आपको लग रहा है कुछ इसका आंसर होना चाहिए। ऐसा टूल जहां से which helps in accessing profitability, solvency and efficiency of an enterprise। कौन सा टूल बताता है? इनमें से 4 ही टूल है हमारे पास, कौन सा टूल बताता है? चलो ये वाला मैं आंसर नहीं बता रहा, ये आप इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट में बताओ। पहले बता दो आपको क्या लग रहा है। जो प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, ये सारी चीजें बताया आपने, पढ़ा है वो चीज। ठीक है, चलो इसका कमेंट में आंसर देना है आपको, दे दो, सोचो मत, दे दो, है ना। चलो नेक्स्ट। What will be the impact of issuing 5 lakh equity shares to vendor for building purchased on debt and equity of X Limited?
अगर किसी ने एक बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, ये बिल्डिंग परचेज की और इसके बदले शेयर्स इशू कर दिए, ये टॉपिक है शेयर्स इशू अदर देन कैश वाला, कि अगर शेयर्स इशू कर दिए, बिल्डिंग खरीदी हमने, तो बोल रहे हैं कि डेट और इक्विटी पे क्या फर्क आएगा। आप बताओ क्या फर्क आएगा डेट एंड इक्विटी पे। डेट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं ये लोग, और इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। तो अगर आप शेयर्स दोगे तो शेयर होल्डर फंड तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या डेट में कोई फर्क आ रहा है? डेट में कौन सा फर्क आ रहा है भाई? डेट में तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ लोन वगैरह तो लिया ही नहीं, हमने उधार पे तो ली ही नहीं, हमने तो शेयर्स दे दिए। तो इससे क्या होना चाहिए? डेट विल इंक्रीज, नहीं भाई पहला ही इंक्रीज ही नहीं होगा ना डेट, तो डेट विल रिमेन सेम, हाँ, एंड इक्विटी विल इंक्रीज, हाँ भाई ये हो सकता है। और देख लेते हैं, डेट विल डिक्रीज ना, डेट विल रिमेन सेम एंड इक्विटी विल डिक्रीज ना, डिक्रीज गलत हो गया, इक्विटी भी बढ़ेगी ना, शेयर्स हमारे पास बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने उसको शेयर्स इशू किए हैं। तो बी इज द आंसर, डेट विल रिमेन सेम एंड इक्विटी विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ हाई डेट इक्विटी रेशियो इज रिस्की। डेट इक्विटी का मतलब बेटा सिंपल ही है, डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स यानी इक्विटी। अगर बोल रहे हैं अ हाई डेट इक्विटी रेशियो इज रिस्की, कि डेट ज्यादा हाई कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर कम हो, छोटा हो, तो ही डेट इक्विटी रेशियो हाई होगा। अरे भाई कहने का मतलब डेट अगर 1 लाख है और ये 50,000 है, तभी तो ये रेशियो ज्यादा होगा ना। अगर ये नीचे ये चीज 1 लाख रुपए है और नीचे वाली चीज मान लो 2 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, ठीक है, तो ये 0.5 आ रहा है, इसमें आप देखोगे तो 2 आ रहा है, तो ये तो कम हो रहा है ना। अगर इक्विटी ज्यादा है तो रेशियो कम होगा। यहाँ लिखा है हाई डेट इक्विटी रेशियो, यानी इसकी बात की है। हाई डेट इक्विटी रेशियो इज रिस्की, हाँ ठीक है बोल सकते हैं। इट मे पुट द फर्म इनटू डिफिकल्टी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। और उसके ऑल्टरनेटिव्स वहां है कि भाई दोनों सही है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या दोनों सही है ना, कि अगर डेट इक्विटी ज्यादा है मतलब आपने लोन वगैरह ज्यादा लेके रखा है और आपके पास खुद का फंड, शेयर होल्डर फंड जो है वो बहुत कम है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी भाई दूसरों को पैसा देने में। अब आप कमाओगे तब जाके दे पाओगे, आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बातें हैं दोनों की दोनों, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दिस वुड बी द आंसर। तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, और एमसीक्यूज में मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगी, राइट 4 लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया वैसा आता है, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं उसको डाल देंगे, तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, और वैसे भी मैं जो अभी मैराथन लाने वाला हूं उसमें मैं थ्योरी का मैराथन भी लाऊंगा कि कौन सी थ्योरी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट यू आर गोना वॉच ऑन 18th। आप फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देख के आओगे ना, उसके बाद वो थ्योरी का मैराथन ही लूंगा मैं लाइव। चलो ठीक है, वो देखेंगे। चलिए अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो एक और है, ये भी देख लेते हैं। क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, तो हमको पता ही है यार क्विक एसेट्स में क्या नहीं आता है, तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, करंट एसेट में सब कुछ आता है, और करंट एसेट से क्विक एसेट निकालना है तो 2 चीजें माइनस होती हैं। कौन कौन सी? हाँ वो तुम्हें पता है, तो इसमें से आंसर क्या है वो तुम बताओ। ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, इसमें से 2 चीजें माइनस होती हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भी आप कमेंट्स में बताओगे। हाँ मुझे पता है कि तुझे आ गया, पर फिर भी देखो दिक्कत होगी ना बोलने में, लेकिन कोई नहीं भाई, बताने की कोशिश कर, मैं आंसर नहीं बता रहा, रुक। दिख गया क्या? नहीं ये तुम यहाँ पे बताओ। अच्छा चलो, अब इसके बाद आती है बैलेंस शीट। अब बेटा मैंने आपको बोला चैप्टर नंबर 1 में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और मैंने अपने पूरे बैचेस के अंदर वन शॉट के अंदर भी आपको बोला है कि यार ये फॉर्मेट बना लो। इस फॉर्मेट में है क्या? बेसिकली इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये पूरा लायबिलिटी साइड है, ये पूरा एसेट साइड है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? तो बेसिक तो है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। लेकिन मैंने उस वीडियो में, जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं अटैच करवा दूंगा। बेटा वो 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो देख लिया तो आपका कैश फ्लो रेशियो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो हमेशा ही आता है क्वेश्चन। तो आप अगर ये कर लोगे ना तो दैट विल बी इजी। ये आपको क्या करना है, मेरे बैच में जितने बच्चे हैं उन्होंने सबने ये चीजें बनाई हैं, मैंने टेलीग्राम पे वो शेयर भी किए हैं इमेजेस, उन्होंने पूरा ये बनाया है ना, और उन्होंने अपनी दीवारों पे पेस्ट कर दिया है। आपको यही करना है, आपको रटना नहीं है पूरा का पूरा, यू जस्ट नीड टू पेस्ट इट ऑन योर वॉल बनाकर। तो जब भी आपके पास रेशो का वो क्वेश्चन आएगा जिसमें करंट एसेट यूज हो रहे हैं, तो आपको करंट एसेट का एक कॉलम दिख रहा होगा वहां पे, तो आप उसमें बस देख लो एक बार। जब आप 10-20 बार इस चार्ट को देख ही लोगे ना, तो ये छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में, है ना। और इसका मैं पीडीएफ जो है पूरा का पूरा टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं। ये आपको हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो, मैंने इसको बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में करके रखा है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स 2 होते हैं, तो ये नॉन करंट एसेट्स पूरे के पूरे एंड करंट एसेट्स। इसका वीडियो जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले एक बार तो देख ही लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जरूरी है भाई, नहीं तो इतना फोर्स नहीं करता कि वन शॉट कोई देखो जाके, जरूरी है
है ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो ऑन विद कैश फ्लो एंड रेशियोज देन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसको तो याद करने का बहुत बहुत छोटा सा तरीका है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख रहा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहली चीज जो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको अपन नेट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं नेट सेल्स। सबसे पहला कॉलम आपका ये आया, इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट। सेकंड आपको लिखना है अदर इनकम्स, और इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा आपके पास टोटल इनकम। ठीक है, ऐसे आपको ये बनाना है, ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट बन जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया आपने, अदर इनकम लिख दी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टोटल इनकम। ठीक है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या अदर इनकम दोनों को प्लस करके आपके पास आ गया टोटल इनकम। इसमें से अब फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेंसेस। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंसेस में सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंस जो है वो है आपके पास परचेसेस। भाई सबसे बड़ा बिजनेस का खर्चा क्या होता है यार, परचेसेस ही तो होता है। खरीदेगा कोई सामान तभी तो बेच पाएगा। और उसके बाद ये परचेसेस लिखने के बाद आप बस ये लिख देना, देखो CCDEF। आप पूरा ABCD नहीं लिखना है, लेकिन CCDEF आपको लिख देना है। क्या लिखना है बेटा, CCDEF। CCDEF का मतलब ये है पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री। और ये याद करना बहुत जरूरी है, सुनो मेरी बात, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आएगा ही एग्जाम में, तो इसको तो याद कर ही लेना। और करने का तरीका बहुत सिंपल है, CCDEF कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, D से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, E से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, F से आ जाती है आपकी फाइनेंस कॉस्ट, और बाकी अगर कुछ बचा तो उसको अदर एक्सपेंस, अगर कुछ भी बचा तो इससे आपके आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा बेटा, चलो इसको मैं उसी कलर से लिखता हूं जहां पे मैं कर रहा था। इससे आ जाएंगे आपके पास टोटल एक्सपेंसेस। चाहो तो इनको सबको अंदर अंदर लिख सकते हैं अपन, है ना, और टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम यहाँ पे आ जाएगा बाहर। ठीक है, एंड दैट इज फोर्थ पॉइंट। ठीक है, यहां तक बना दिया, बाकी आगे बनाता हूं, समझे आप। तो टोटल इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप क्या करोगे, ये दोनों को आप माइनस करते हो। जैसे ये फोर्थ है और ये है थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ को माइनस करना है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने हैं बेसिकली। ये टोटल इनकम थर्ड कॉलम, इसमें से आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आप इनकम में से एक्सपेंसेस यानी 3 में से 4 माइनस कर रहे हो, 3 में से 4 माइनस करके आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहां पर जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये चीज है कि टैक्स यहां पे आपको माइनस करना है, और ये टैक्स हमेशा, लिख देता हूं, हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है CBSE में, ये परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपने सही किया है ना अगर, तो भाई देख एक बात सुन, तूने इनकम निकाल दी, आपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, अब आप क्या कर रहे हो, इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर रहे हो, तो ये फिगर बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाके आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही आएगा। और इसी फिगर के ऊपर आप वो परसेंटेज अप्लाई करने वाले हो। अरे भाई मेरे 100 रुपए कमाया, तो पहले 100 रुपए कमाया ना मैंने, टोटल में से सब कुछ माइनस प्लस करके 100 रुपए बचाए, वो 100 सही आया तो ही उसके ऊपर 40% 20% टैक्स लेना है, तो फिर वो टैक्स सही आएगा। तो याद रखना भाई, जरूरी है ना, ये बिल्कुल सही करना जरूरी है। इसके बाद वो टैक्स आप परसेंटेज वाला निकाल दोगे। ठीक है, मैंने परसेंटेज आपको बता दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, आएगा ये 100% एग्जाम में आएगा आपके। ये आपने निकाल दिया, और इसके बाद 6 पॉइंट बचता है, आपने सॉरी 6 नहीं, 6th पॉइंट ये था, 7th पॉइंट आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ, और ये डबल लाइन के साथ खत्म हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है ना, वो याद करने के लिए है, बाकी तेरी मर्जी, तेरे को जैसे करना है। ये याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, दोनों को प्लस करके टोटल इनकम, देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में पहला परचेज, देन CCDEF अदर एक्सपेंसेस, टोटल हो गया एक्सपेंसेस का, एंड इसके बाद आपको करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम माइनस एक्सपेंस, 3 माइनस 4, उसके बाद आपको करना है टैक्स जो इसी वाली वैल्यू पे लगेगा, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसको अपन करते भी हैं अभी, आपको और बेसिक समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट जो मैंने बताई ना,
वो आप जरूर बना लेना। क्यों? क्योंकि उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, आता ही रहेगा, हर बार आएगा। तो ये क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर हेड, मतलब आपको मेजर हेड और सब हेड लिखना है। पहली बात तो मेजर हेड और सब हेड होता क्या है? मेजर हेड का मतलब नॉन करंट जैसे एसेट्स हो गए, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर मेजर हेड हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी अभी फर्स्ट में ही वो पूछा था कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, तो आप उसमें लिखोगे कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेन हेड के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो आप वहां पे मेन हेड और क्या हो जाएगा? मेन हेड हो जाएगा कौन, क्योंकि आपसे यही पूछा है ना कि वर्क इन प्रोग्रेस कहां आता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहां आता है, तो आपका मेन हेड हो गया ये कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है, और दूसरा कहां? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। तो मेन हेड ये हो गया और सब हेड आपका ये हो गया, ये दोनों आपको लिखना है। तो ये आप जब एक बार बैलेंस शीट बना लो, आपके पास वो पूरा क्वेश्चन है, मैं उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं हालांकि आपको, लेकिन आप खुद से करके देखना, बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा। और दूसरी बात 3 मार्क्स में आएगा ही। तो वर्क इन प्रोग्रेस पूछा है तो कहां आता है भाई? नॉन करंट एसेट्स के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन आएगा। पहला ही था शायद वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कहां आता है? आप उसका मेजर हेड और सब हेड लिखोगे कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ही आती है। बस ये 2 चीजें लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। 3-3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये, ऐसे 3 मार्क्स और 3 चीजें उसमें पूछी जाएंगी, और ये 100% आने वाली चीज है भाई। दिस इज लाइक 100% आएगा, ठीक है? ये इसमें कोई दो राहे नहीं है कि नहीं आ सकता, ये आएगा ही। तो इसके लिए बैलेंस शीट वाला करना पड़ेगा। 3 मार्क्स वेस्ट मत करना, फ्री के मिलते हैं, समझे आप? फ्री के मिलते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना, और ये आप बिल्कुल अच्छे से बैलेंस शीट बनाने के बाद सॉल्व करना, पहले ज्यादा होशियार मत बनना। बाकी तुम्हारी मर्जी कि सर सिर्फ इतना इसी, ये सब जो आपने लिखे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाले कर ले। अब यार यही वाले कर लेगा, इसमें से भी हो सकता है 1-2 आ जाए, लेकिन अच्छी तरह करना है यार। जब वी आर डूइंग सारी चीजें तो अच्छे से कर ले। एक वन शॉट देखना है जो नीचे दिया हुआ है उसका लिंक, वो वन शॉट देखो, बैलेंस शीट बनाओ और इस क्वेश्चन को करो। 3 मार्क्स पक्के, मतलब 1.5-2 घंटे की मेहनत में आपको 3 मार्क्स तो मिल ही रहे शॉर्ट। तो आप इसको कर ही लेना अच्छे से। बाकी चीजें क्या है उस पर आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सेंट लिमिटेड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें कंपैरेटिव बनानी है, 2 ही स्टेटमेंट्स होती हैं आपको पता है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव में आप अलग अलग सालों को, यानी मैं ऐसा अलग साल ना लिख के लिखता हूँ, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को आप कंपेयर करते हो। और कॉमन साइज जो हो जाती है उसमें आप क्या करते हो? एक ही साल को कंपेयर करते हो। तो एक ही साल को कर रहे हैं अगर, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कॉमन साइज आप कर रहे हो अगर, और कॉमन साइज में अगर बैलेंस शीट दिया है तो एक ही फिगर से सारी चीजों को कंपेयर किया जाता है, वो होता है टोटल ऑफ एसेट्स या फिर लायबिलिटीज, क्योंकि एसेट्स या लायबिलिटीज का सेम ही होगा। तो यहाँ तो एसेट का टोटल ले लो या लायबिलिटी का टोटल ले लो, उस टोटल से सारे फिगर्स को कंपेयर करना है। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L देख रहे हो तो इसमें आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को मेन लेके सारी चीजें करते हो। करेंगे अपन, आगे क्वेश्चन है। तो ये वाली चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि कॉमन साइज में ही होता है। कंपैरेटिव में तो अपने को पिछला साल और अगला साल देखना है। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने का ये है कि सबसे पहले जो आप फॉर्मेट बनाओगे ना बेटा, जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो उस पर 4 कॉलम बनेंगे आपके। 4 कॉलम में पहला कॉलम होना चाहिए प्रीवियस ईयर के वैल्यूज का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के वैल्यूज लिखोगे आप, फिर आप करंट ईयर के, फिर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे, और देन आप परसेंटेज चेंज में ट्राइंगल मतलब चेंज, और फिर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे। ये मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, लेकिन ये समझ में आया, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, है ना। दूसरी बात, क्वेश्चन देखो कैसा दिया है कि बनाना तो प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन अपने को डायरेक्टली आइटम दिए हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आइटम दिए हुए हैं, हमको फॉर्मेट में तो दिया नहीं हुआ है। तो इसीलिए ही मैंने बोला था कि फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको फॉर्मेट समझ में आ ही रहा होगा, इसमें तो 4 चीजें ही हैं। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर, अदर इनकम है ही नहीं, जाने दो, तो मतलब यही हो गई टोटल इनकम। इसके बाद एक्सपेंसेस चाहिए, CCDEF, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ही दिए हुए हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, सिंपल, लेकिन याद पूरा फॉर्मेट कर लेना आप। 2 एक्सपेंसेस हुए, यानी ये हो गई इनकम, और इन दोनों का प्लस हो गया एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है, कर लेंगे आराम से, समझे आप। चलो पहले तो अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि जो आपकी प्रीवियस ईयर की वैल्यूज है, ये है प्रीवियस ईयर यहाँ पे, और ये है आपका करंट ईयर। यही चीज मैंने बोला था कि ध्यान रखनी है, पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखते हैं। सबसे पहले आप छोटा सा एक फॉर्मेट बना लो। आपने फॉर्मेट बनाया जिसमें आपने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, डायरेक्टली एक्सपेंसेस लिख दो, क्योंकि यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही टोटल इनकम है, तो वो कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं।
फिर आपने एक्सपेंसेस लिख दिए, एक्सपेंसेस में कौन सा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड अदर एक्सपेंसेस, और आपके पास आ गए फिर टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स 20 लाख, 4 लाख, 2 लाख। सबसे पहले मैंने लिख दिया 20 लाख जो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, फिर एक्सपेंसेस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 4 लाख और 2 लाख रुपए दूसरे एक्सपेंसेस। अब यहां से मेरा काम शुरू होता है, ये मैंने लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया टोटल ऑफ एक्सपेंस। तो आपका ये कमाई है, ये खर्चा है, इसको माइनस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो 20 लाख माइनस 6 लाख 14 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स का परसेंटेज है 50% दोनों केसेस में। तो 14 लाख का 50% कितना होता है, 7 लाख, वो आप माइनस टैक्स 50% करके ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये इजी है, ये आराम से आप कर लोगे, आराम से एक बार करके देखना, आप आराम से कर लोगे। दूसरा करंट ईयर 25 लाख 5 2,50,000, तो 25 लाख आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, दोनों एक्सपेंसेस लिख दिए, ये माइनस ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 17,50,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 50% ऑफ दिस फिगर, 50% ऑफ दिस फिगर विच विल बी 8,75,000, ये आप कर दोगे माइनस, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज और वो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। हमेशा एब्सोल्यूट के लिए आप करोगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर के वैल्यूज, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को माइनस करूंगा। ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। 25 लाख माइनस 20 लाख 5 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, 2,50,000 माइनस 2,50,000, 7,50,000 माइनस 6 लाख 1,50,000, ये आ गया। 17 लाख माइनस 14 लाख 3,50,000, 8,75,000 8,75,000 माइनस 7 लाख। तो सुनो, यहाँ पे आया आंसर माइनस में, 8,75,000 में से 7 गया ना, 8,75,000 में से नहीं, पर प्लस में आंसर आया यहाँ पे, तो सॉरी 8,75,000 माइनस 7 लाख, तो आपका आंसर आया प्लस में 1,75,000। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को तो माइनस करते हो ना, इस चीज को तो माइनस करते हो आप, कायदे से यहाँ पे माइनस मत करना, आप इसको माइनस मत करना, माइनस मत करना, ये भी करा हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ मत करना, मतलब मैं बोल के आ रहा हूँ सही है वो, माइनस मत करना, क्योंकि इसका फिगर तो पॉजिटिव है ना यार। 8,75,000 माइनस 7 लाख इज 1,75,000 प्लस का। अब वहां माइनस क्यों आया ये मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है आपको, वहां माइनस क्यों आया वो मैं बताता हूँ। ये आपको समझ में आया पूरा, ये वाला फिगर समझ में आया, ये माइनस ये वाला फिगर कर रहे हैं अपन हर बार। अब इसके बाद आता है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका चेंज आया, जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है ना, ये वाला, इसको आप डिवाइड करो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर के वैल्यूज यानी इन वैल्यूज से इन 200, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। तो एब्सोल्यूट चेंज इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो 25%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 25%, तो सबका 25 आ रहा है। यहां वाले को देखो, इस फिगर में क्या करोगे, 1,75,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का फिगर विच इज 7 लाख इंटू 100, जब आप करोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 175 4 टाइम्स जाता है 700, ये भी 25% आ रहा है कि नहीं। पर ये 25% आप 25% लिखोगे, इसको माइनस मत करना, ये यहाँ पे किया हुआ है, मैं बोलूंगा आपको मत करना, ये इन्होंने फॉर्मेट के हिसाब से कर दिया, इट इज 25% का चेंज। ऑलराइट, तो प्लस में ये भी आंसर आएगा, प्लस में ये आ जाएगा 25% का पॉजिटिव चेंज। नेगेटिव कब आता है वो आप ध्यान से सुन लो, या तो इनमें से कोई फिगर ही नेगेटिव होता, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अलग कलर से ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो आपके पास आया है 9 लाख रुपए, फाइनली आंसर, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आया है 9 लाख और यहाँ आया है 8 लाख, यहाँ आया है 8 लाख और यहाँ आया है 9 लाख। तो अब क्या करोगे, 8 माइनस 9, 8 लाख माइनस भाई प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, सॉरी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर इज 8 लाख माइनस 9 लाख, तो आंसर आएगा माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख आया कि नहीं। इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, माइनस 1 लाख लिखोगे ना यार आप, माइनस 1 लाख अपॉन 9 लाख इंटू 100, समझे आप, माइनस वाला, चलो इसको 10 करता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 10 में से 8, 2 लाख माइनस, ये मैंने 2 लाख यहाँ लिख दिए, 2 लाख अपॉन 10 लाख, सीधा सीधा 20% आया, लेकिन 20% में माइनस भी आ गया, तो दिस वुड बी लास्ट वाला माइनस 20%, समझे आप। तो माइनस आपको उसी केस में लगाना है जब एक्चुअल एब्सोल्यूट चेंज माइनस में आए, समझे, बस इतनी सी बात है, नहीं तो माइनस मत लगाना, ये माइनस 20% सिर्फ तब आएगा जब एब्सोल्यूट चेंज आपका माइनस में है, बाकी सारी चीजें ठीक है, समझे। बस इसमें 2-3 बातें याद करने की थी, पहला तो फॉर्मेट, दूसरा माइनस कब आएगा, और बस बस तीसरी बात तो यही है कि प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ही लिखना, करंट ईयर को करंट ही लिखना, ये गलती हो जाती है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक और है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग।
तो बैलेंस शीट दी हुई है और भगवान की दया से फॉर्मेट ही दिया हुआ है। वैसे भी बैलेंस शीट अगर आएगी तो यूजुअली 95% केसेस में फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एक बार भी अगर बैलेंस शीट को पढ़ लिया वन शॉट से तो आपको फॉर्मेट भी समझ में आ ही जाएगा। एनीवे, अगर ये है तो आपको डायरेक्टली इसको कॉपी करना है, लेकिन वहीं पे भी ये याद रखना है कि पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ दिया हुआ है 2022, करंट ईयर यहाँ दिया है, तो जब आप लिखोगे तो इसको यहाँ इसको वहां लिखोगे, ठीक है। इस वाले फिगर्स को यहाँ पर, इन वाले फिगर्स को वहां पर। मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो पहले प्रीवियस ईयर लिखा मैंने, फिर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के फिगर्स क्या थे यहाँ पे, 15, 5, 20, 10, ये 15, 5, 20, 10 मैंने यहाँ पे लिखा, पहले ये फिर ये, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, कॉमन साइज। आपको इसी साल को इसी साल से कंपेयर करना है, इन सारी वैल्यूज को एक वैल्यू से कंपेयर करना है, विच इज 50 लाख। एसेट या लायबिलिटी किसी का भी टोटल ले लो, 50 लाख ही होगा, है ना। और आपको परसेंटेज निकालना है बस, क्या, 15 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, ये रहा भाई, आ गया 30%। मतलब इसका फिगर यहाँ निकल रहा है, हर फिगर यहाँ पे निकल रहा है, ये रहा। पहले आप इसका परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल 2022 का यहाँ निकल रहा है, 2023 का यहाँ पे निकल रहा है, तो इसका यहाँ पे और इस वाले का क्या क्या करना है, बस यही 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 50 लाख, सॉरी 10 लाख बाय 50 लाख इंटू 100, 30 लैक्स बाय 50 लैक्स इंटू 100, 20 लैक्स बाय 50 लैक्स इंटू 100। ये करते जाओगे, ये वैल्यूज निकल जाएगी सारी की सारी परसेंटेज में। अब आप बोलोगे सर इन्होंने परसेंटेज तो नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर ही इन्होंने ब्रैकेट में बोल दिया कि सारी वैल्यूज परसेंटेज में है, तो आपको अंदर परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं। आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऊपर लिख दो कि बैलेंस शीट परसेंटेजेस, और ये परसेंट में है, ये मत लिखो ब्रैकेट, हर किसी के सामने परसेंटेज लगा दो, और एग्जाम में टाइम बचाना है तो परसेंटेज ऊपर ही लिख दिया अपन ने, समझे आप। तो ये वाली चीज है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, और भाई 4 मार्क्स में इसके आने की सर प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 100% आएगा यार एग्जाम में, या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या तो बैलेंस शीट, आती ही है, आएगी ही, छोड़ना ही मत। और बहुत ही सिंपल फ्री के 4 मार्क्स है, बिल्कुल मिस आउट मत करना इस चीज पे। लेट्स गो ऑन टू रेशियोज। अच्छा, रेशियोज में क्या क्या आ सकता है, तो देखो वैसे तो देखा जाए तो सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम्स की मैं रिपीटेबिलिटी देखूं तो रेशियोज में टर्नओवर रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्विक रेशियो, करंट रेशियो में से एक आध साल छोड़ के वो बनाते हैं, किसी साल देते हैं किसी साल नहीं देते हैं, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट तो मर्ज होकर कहीं आता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये हमेशा मोस्टली आता है एग्जाम में। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया तो 4 मार्क का क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो डेट इक्विटी रेशियो, या फिर ऐसा रेशियो जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो रहा है, ऐसे वाले रेशियोज आपके पास आते हैं एग्जाम में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अभी अपन के पास जो क्वेश्चंस है उनको भी मैं लाया हूं, देख लेते हैं। ये वाले भाई ऐसे टर्नओवर रेशियोज में देखो, ये टर्नओवर रेशियो ही है पहला, आते हैं भाई टर्नओवर रेशियो सारे के सारे अच्छे से कर लेना। ऑलराइट चलो, अच्छा रेशियोज को करना कैसे मैंने वो तो बताया नहीं, तो इस क्वेश्चन को करता हूं, देखो तुम्हें क्या समझ आ रहा है। सबसे पहले देखो मैं कैसे करता हूं, मतलब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ता जाऊंगा करता जाऊंगा, तुम एक बार देखना मैं कर कैसे रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और ये मुझे दिया हुआ है 25%। देखा मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। क्यों फॉर्मूला लिखा, क्योंकि देखेंगे ना यार, हो सकता है नेट सेल्स दिया, हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट दिया, कुछ तो होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखो आ गया भाई, ये नेट सेल्स दी हुई है सर, इसमें आपको नेट सेल्स आ गई 8 लाख। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करूंगा, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है क्या निकालना है, लेकिन मुझे एक चीज तो पता है कि नेट सेल्स है ना, तो नेट सेल्स से ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स दोनों निकल जाएंगे। मैं पहले निकाल ही लेता हूँ, चलो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, नेट सेल्स दी हुई है 8 लाख, इंटू 100 अगर मैं करूं तो ये 25% के बराबर है। मैं इक्वल लगा देता हूं, इज इक्वल टू 25%, परसेंट का मतलब अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब परसेंट हटाया तो नीचे 100। अब इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं तो जीपी आ जाएगा। चलो जीपी को मैं यहीं रखता हूं, इज इक्वल टू 25 अपॉन 100, ये मैंने एज इट इज रखा, इसको ऊपर लेके गया मैं इंटू 8 लाख, इंटू ये वाला 100 नीचे आ गया, इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 इंटू 80 जो भी होगा ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। कर लेता हूं मैं, 25 इंटू 8 होता है 200 डायरेक्टली, 200 और एक और 0, 8 इंटू 25 इज 200 और एक और 0 यहाँ पे बच रहा है, तो ये 2000 रुपए प्रॉफिट।
कम से कम 2 लाख रुपए प्रॉफिट आना चाहिए था। क्या गलती कर दी मैंने? कुछ तो गलती करी है मैंने इसमें, ऐसे नहीं आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू 25%। 25% को 100 किया मैंने, ये 100, ये 8 ऊपर गया, 100 और 100 नीचे आ गए। कुछ गलत करा है क्या मैंने इसमें? फिर से करके देखता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, है ना? अच्छा 25 ओ देखो मैंने पता क्या गलती की, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स यानी 8 लाख इंटू 100 करूंगा तभी तो 25% में आ रहा है ना। तो मेरे को फिर से उसमें हटाने के लिए परसेंटेज कुछ नहीं करना था, वो मेरे से हो गई गलती। एनीवे अब मैं करता हूं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 25 इंटू 8 लाख अपॉन 100, 0 0 0 0, और 25 इंटू 8 हो गया मेरे पास 25 इंटू 8 इज 200 और फॉलोड बाय 1 2 3 जीरो, दैट इज माय जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी। अच्छा पता कैसे चली गलती? पता है पता कैसे चली है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। 2000 आ रहा था, लिखा है 25% का प्रॉफिट है, 8 लाख पे 2000 कैसे आ सकता है भाई? 25% बहुत बड़ा होता है यार, किसी भी चीज का 10%, 8 लाख का 10% ही 80,000। तो ऐसे गलती पता चल गई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, मैं कट भी नहीं ले रहा क्योंकि आपसे भी हो सकती है यार। ठीक है, तो जीपी पर पता चल जाना चाहिए गलती हो रही है। तो जीपी इज 2 लाख रुपीज, यहाँ पे अपने को पता चल गया। आगे देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये तो होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। वाह सर, आपको फॉर्मूले याद है? मैं तुझे भी करने पड़ेंगे यार। ठीक है, तो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो दिया हुआ है कितना? 4 टाइम्स। सर ये 4 के इक्वल है, ठीक है ना? सीओजीएस है ना एवरेज स्टॉक है मेरे पास, लेकिन सीओजीएस निकालने का एक तरीका है मेरे पास जरूर। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सर, नेट सेल्स भी दिए हुए हैं, तो सीओजीएस का एक फॉर्मूला लगा देते हैं ना। क्या है? सीओजीएस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। अगर मेरे को कॉस्ट निकालनी है, कोई चीज कितने में बेची, तो भाई 8 लाख रुपए में टोटल बेची है और उस पर मेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था, तो सीओजीएस निकल आएगा मेरे पास 6 लाख। आ गया ना 6 लाख का सीओजीएस। रुपीस लगाना मत भूलना, फॉर्मूले लगाना मत भूलना, ये फॉर्मूले मैंने लगाए हर कहीं, फॉर्मूलों के मार्क्स होते हैं 0.5 हर कहीं, तो फॉर्मूले भूलना मत। तो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, अपन सीओजीएस में पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आगे ही पुट ऑन कर देता हूं। 4 इज इक्वल टू सीओजीएस विच इज 6 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक बच जाएगा। ठीक है, 4 को यहाँ नीचे लेके आता हूं तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी मेरे पास। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री लिखूं क्या पूरा? फिर तुझे लगेगा एएस कहां से आ गया, ये तो इकोनॉमिक्स है। लिख देता हूं भाई एवरेज इन्वेंट्री, तो 4 नीचे आ जाएगा भाई। आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, कितनी आएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1,50,000। 1,50,000 आ गई अपनी एवरेज इन्वेंट्री। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो हो गया बस क्वेश्चन, अपने को निकालना भी यही था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग निकल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो छोटा हो उसको एक्स लो। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बड़ी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री छोटी है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स लूंगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री को ले लिया मैंने एक्स, ओपनिंग कितनी हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है तो ये हो जाएगी 2x। हो गया। अब बस एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अब मैंने यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री निकाल रखा है 1,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से ले लेता हूं मैं 2x और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x डिवाइडेड बाय 2। 2 और इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 3 लाख इज इक्वल्स टू 3x। 3x के बराबर 3 लाख, तो x आ गया मेरा कितना? 1 लाख। 1 लाख आ गया x, बस हो गया क्वेश्चन। x आ गया 1 लाख, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x ही थी, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 1 लाख रुपए, और ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2x, तो ये आ गई 2 लाख रुपए। ये है मेरा आंसर, जो फाइनली जहां तक पहुंचना था। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया और मैं क्या बताना आपको चाहता था कि जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो देखो ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं कि मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाए। इतना सोचना ही मत,
जो दिया हुआ है उससे जो जो निकल सकता है वो आप निकाल लो। जैसे सबसे पहली लाइन पढ़ के मैंने ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वाला कर दिया, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया मेरे पास, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था पर मैंने निकाल दिया, है ना। पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो मुझे एक बेनिफिट हो गया कि सीओजीएस निकल गया। फिर सीओजीएस निकला तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री निकल गई, एवरेज स्टॉक निकल गया, एवरेज इन्वेंट्री निकल गई, तो ये पूरा आंसर ही निकल गया मेरा। समझे आप? स्क्रीनशॉट ले लो एक। आप हमेशा याद रखना कि जो रेशियोस में दिया हुआ है उसका आप करते चले जाओ, छोड़ो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको दिखेगी और चीजें कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5। देखो अगेन वही करूंगा मैं, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज व्हिच इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1। क्विक रेशियो 2:1 है भाई, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है। क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज व्हिच इज 2:1। If excess of current assets over quick assets is represented by inventories of 16 and prepaid expenses of 8, कैलकुलेट करना है सब कुछ। अब यहाँ पे इसमें मुझे दिया है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मुझे पता है ना ये ऑलरेडी के करंट एसेट में से अगर ये दो चीजें ही माइनस करूं मैं, अभी एमसीक्यू में भी आया था, प्रीपेड और इन्वेंट्री अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे करंट एसेट क्विक एसेट तो दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाओगे? देख बेटा, मेरे को करंट एसेट से रिलेटेड तो कुछ करना ही है क्योंकि फाइंड आउट करना है, क्विक एसेट से रिलेटेड भी करना है, लेकिन करंट लायबिलिटी तुझे दिख रही है कुछ किसी काम की नहीं है ना, और इक्वल भी है, 1 ही आ रहा है, तो मैं या तो इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा और करंट लायबिलिटी निकाल दूं, दोनों में से मैं करंट लायबिलिटी निकाल दूं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, वैसा कुछ नहीं करता हूं, बस मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल लेता हूं कि क्या हो जाएगी। अगर मैं करंट एसेट्स की यहाँ पे पहली इक्वेशन बनाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां से मुझे करंट एसेट मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल्स टू 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी बोल सकता हूं मैं। आप करंट लायबिलिटी को एक्स भी लेके कर सकते हो, लेकिन सिंपल पूरा करंट लायबिलिटी है तो सीएल ही लेता हूं ना। तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटी एंड क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, बताओ, 2 इंटू करंट लायबिलिटी यानी 2 इंटू करंट लायबिलिटी। जो भी करंट लायबिलिटी होगी ये अपने पास इक्वेशन बन गई, और यहां से मुझे ये भी पता चल गया करंट एसेट और क्विक एसेट्स की एक्स की वैल्यू, यानी अगर मेरे पास ये करंट लायबिलिटी को एक्स माना है आपने तो ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से आपको, समझे आप? अब आपको एक ही तो फॉर्मूला लगाना है जो आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा वाला, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो हमें पता ही है ना भाई, करंट एसेट्स में दो ऐसी चीजें होती हैं, स्टॉक और प्रीपेड, जो क्विक में नहीं आती, तो क्विक निकालने के लिए करंट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड लिख दिया मैंने। अब बस वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, तो क्विक एसेट की वैल्यू है 2 करंट लायबिलिटी और करंट एसेट की वैल्यू है 3.5 करंट लायबिलिटी, माइनस स्टॉक और प्रीपेड दोनों दिए हुए हैं, ये 16 लाख और 16,000 और 8,000, तो 16,000 माइनस 8,000, बस 3.5 इधर गया, माइनस 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और आंसर माइनस में 24,000। ठीक है, करंट लायबिलिटी आ गई यहां से, करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू माइनस 24,000 अपॉन माइनस 1.5, पॉइंट हटा, माइनस माइनस कैंसिल, 15 और 24 अलग अलग करके काटू क्या, 3 5 से 15, 3 8 से 24, 5 1 से 5, 5 1 से 5, 30, 5 6 से 30, 0 0 0, 16,000 करंट लायबिलिटी आ गई, रुपीस लगाना मत भूलना, 16,000 रुपए। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना था, करंट लायबिलिटी, चलो ये तो आ गई, रुपीज 16 लाख, 16,000 करंट लायबिलिटी आ गई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, जल्दी बताओ सर, ये भी चाहिए, ले लो, बन गए, निकल गए, यहीं से ही निकल रहे हैं। करंट एसेट्स, ये रहे करंट एसेट, 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी यानी 3.5 इंटू 16,000, कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 16 1 16 2 32, 48, 48 और 8,000, 48 56, तो ये आ जाएगी 56, करंट एसेट्स आ गए रुपीस 56, और 2 इंटू करंट लायबिलिटी से क्विक एसेट्स आ जाएंगे, तो 2 इंटू 16,000 यानी 32,000। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये आ गए 32,000। अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि करते जाओ, आंसर आता जाएगा, करते जाओ, ठीक है, समझे आप? ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट क्विक कैसे निकलेगा मत सोचना, करते जाना, आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस में यही करूंगा मैं, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट,
ठीक है, चलो ले लिया। कितना है 16 56 32, 16 56 32, क्विक एसेट्स 32, 16 करंट लायबिलिटी 56 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो बोला है करेंगे भाई, मुझे नहीं पता क्या निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये होता है, ये मुझे पता है। हाँ भाई, कितना दिया हुआ है, ऐसे कैलकुलेट करना है, देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। चलो जो दिया हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले COGS निकालने की कोशिश करूं मैं कहीं से। COGS निकल रहा है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्योंकि नेट सेल्स दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं तुम्हें, अच्छे लिख लेना कहीं पे। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है इसका, और इसका परसेंटेज दिया है 25%, 10%, इसका मतलब ये नेट सेल्स पे ही निकला हुआ है, कॉस्ट पे नहीं। मतलब 25% जो आप निकालोगे ना, दिस 25% इज ऑफ नेट सेल्स, कॉस्ट का 25% नहीं है ये। ग्रॉस प्रॉफिट, अरे भाई GPR का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, मतलब आपने नेट सेल्स पे ही उस परसेंटेज को निकाला है। याद रखना ये चीज, ठीक है, इसमें भी यूज होगी। अब इन्होंने बोला है कि भाई मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं यार, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25%, तो मैंने बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और अब मैं दूसरी बार गलती नहीं करूंगा परसेंटेज हटाने वाली ठीक है, तो 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा हूं, नेट सेल्स दी हुई है 80 लाख रुपए, इनटू 100 सिर्फ एक बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। 0 0 0 0, 80,000 इंटू 25, 8 इंटू 25 इज 20, 200 सॉरी, 8 इंटू 25 200, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रुपीस। ये देख लेते हैं 20 लाख, 20 लाख अपना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 20 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट सेल्स आपके पास 80 लाख रुपए, COGS निकल जाएगा, COGS निकल जाएगा, निकाल देते हैं। COGS इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स है अपनी 80 लाख माइनस 20 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, तो COGS निकल के आ गया 60 लाख। L लगा रहा हूं क्योंकि अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो L, ठीक है, 60 लाख अपना आ गया COGS। इसमें कहीं ना कहीं तो मैं पुट कर ही सकता हूं, COGS तो मुझे पता ही है। चलो फिर से लिखूं क्या, फिर से लिख देता हूं, चलो यहाँ पे ही लिख देता हूं। COGS में आ गया 60 लाख रुपए। ओके, एवरेज इन्वेंट्री, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, बड़ा कौन सा हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो बड़ी है और ओपनिंग इन्वेंट्री छोटी है, तो मैं यहां पे X लूंगा, किसको, ओपनिंग इन्वेंट्री को, ओपनिंग, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री भी X। अब क्या लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका मुझे पता है आप आंसर गलत, शायद गलत दो या हो सकता है सही भी दे दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, अगर मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री X ली है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है बताओ। और ये कमेंट में आपको बताना ही है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, हम तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं, बता बता बताओ, ये चीज एग्जाम में आने वाली है इसलिए बोल रहा हूं, बता कमेंट में बता कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। लिखो लिखो कमेंट्स में लिखो यार, जैसे जब बोला जाए तो कर लिया, अगर अच्छे बच्चे बनो, काना ऐसे सुन, एक कान से सुन के निकाल देनी है दूसरे से। लिखो जल्दी कितना आ रहा है, हाँ जो तेरे मन में आ रहा है ना वही लिखना है, कमेंट्स में लिख, बिना देखे कमेंट्स को लिख दे। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, आ गया, लिख दिया, पक्का लिखा ना, प्रॉमिस भाई, मैं भरोसा कर रहा हूँ तेरे पे, ठीक है, कि तूने लिख दिया होगा। तूने लिखा होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2x, यस और नो, वो तो मैं कमेंट में देख ही लूंगा। अगर लिखा है तो रहने दे, डिलीट ना करें। चचा सुनिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। एक वर्ड उन्होंने और जोड़ दिया, मोर, है ना मोर बना दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम यहाँ पे गलती मत करना एग्जाम में, अगर ये गलती की तो मोर ही बने मरोगे तुम, मार मार के मोर बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मोर नहीं होता तो तुमने जो अगर कमेंट में 2x लिखा है तो वो सही होता। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ठीक है 2x, लेकिन यहाँ लिखा था 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री,
तो जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे 2 गुना ज्यादा, मतलब +2x। समझे? मोर का मतलब क्या हुआ कि भाई जो ये चीज है इससे दूसरी चीज 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, मतलब ये तो चीज है ही, उससे 2 गुना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है, यानी इट इज 3 टाइम्स। तो इस इंग्लिश को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो तो है ही, पर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स ज्यादा भी है। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो ये, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने स्टार लगा रहा हूं ना, पता है जब एग्जाम हो जाएगा मस्त ऐसे वो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें वहां पे ऐसे दिखाऊंगा, दोनों स्लाइड्स लगाऊंगा सामने के, देखो इट वाज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू। एनीवे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 3x और ओपनिंग x हो गई। अब अपन आंसर निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री चाहिए ना मेरे को, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री 10 लाख दी हुई है। अगर x हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपए, ठीक है, x अगर 10 लाख है तो 3x कितना हो जाएगा? 30 लाख हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों चीजें हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 10 लाख। एवरेज इन्वेंट्री यहीं पे निकाल दूं क्या? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ज्यादा नहीं कर रहा हूं, 30 लाख और 10 लाख 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 2 लाख, सॉरी 20 लाख डायरेक्टली लिख दिया मैंने, है ना? 20 लाख, 30 लाख और 10 लाख का एवरेज, है ना? 20 लाख, तो 20 लाख यहां पे लिख दूंगा मैं। 60/20, सारे जीरो कट जाएंगे, 2 3 6, तो 3 आ गया आंसर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, खत्म। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं ना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये गलती मत करना मोर वाली, नहीं तो मार मार के सही में मोर बना दूंगा मैं तुम्हें। ये बहुत सिंपल सी चीज है, पता है, और होती है यहाँ पे गलती, तो इस गलती को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ले लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। 3 टाइम्स आ गया अपना आंसर, 3 टाइम्स अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। देख बेटा, तूने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना, ट्रेडिंग P&L 11th में पिछले जन्म में ट्रेडिंग P&L पढ़ा तुमने। सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, यहाँ पे वाह सेल्स बोला मैंने पहला ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ आ जाती है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और ये सब करने के बाद आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे डालते हो, और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखते हो। यहाँ पे आप 2 तरीके के एक्सपेंस लिखते हो, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे डेप्रीसिएशन, है ना, तो ये भी डालते हो आप इसी में। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग सारी चीजें करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये आपको पता है, मैं आपको बस एक नई चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या होता है। एक चीज होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूं तो यहाँ पे एक नई चीज आ जाएगी जिसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट पे पहुंचता हूं। समझे आप बात को? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं यहां आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, आई थिंक कि आपको मैंने समझा दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बन जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बन जाता है विच इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करिए। लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? रटना मत भाई, मैं किसी भी चीज को रटवाना पसंद नहीं करता, समझो बात को तो ज्यादा अच्छा है। चलो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। यहाँ पे क्या क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स दी हुई है, ठीक है, नेट सेल्स दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है ऑन कॉस्ट। आ गया क्वेश्चन जिसका इंतजार था। अब देखो, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी लगा दूं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। क्यों? जीपीआर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन मुझे तो दी हुई है सेल्स, तो इसके लिए वही टेबल काम में आएगा जो मैंने आपको बता रखा है। अब मैंने बता तो ऑलरेडी रखा है, आई होप आपको वो पता होगा। नहीं पता तो रेशोस देखो फिर वन शॉट, उसके बिना यहाँ नहीं आना था, है ना। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि अगर 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब 20% ऑन सेल्स होता है। अरे सर ये क्या हुआ? ये सिर्फ उसके मन में डाउट आएगा
जिसने वन शॉट ही नहीं देखा अभी वो डायरेक्टली आया चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये तुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए वन शॉट ही देखना पड़ेगा बेटा, मैं समझा नहीं सकता यहाँ पर, बहुत कम टाइम है ना। तो मुझे 20% ऑन सेल्स निकालना है, और मुझे पता है बहुत, मैं 90% बच्चों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना तुझे समझ में ये कैसे आया, पता है ना, यू हैव दैट टेबल वाली चीज दिमाग में है ना तेरे, बता दे मुझे सच में भी। हाँ, तो 20% ऑन सेल्स, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन नेट सेल्स which is 20% of 10 lakhs which is 2 lakhs which is rupees 2, 10 लाख का 20% 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास। अब दिया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये नॉन ऑपरेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था ना डेप्रीसिएशन, ये लॉस बाय थेफ्ट वगैरह वाली चीजें भी इसमें ही आती हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग है। मतलब बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं था कि करना ही पड़ा, चोरी करवानी पड़ी नहीं तो सेल्स नहीं होती, डेप्रीसिएशन देना ही पड़ा सर, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं थे बिजनेस के लिए, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। तो ये वाला जो हुआ ये हुआ नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन ऑफिस का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये दोनों हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेन खर्चे हैं। अरे बहुत सारे मेन ही होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग में कुछ ही आते हैं, है ना। तो ये था नॉन ऑपरेटिंग, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, इनको कंसिडर करूंगा। तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालता हूं, वही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट अपना आ गया है 2 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों 18 और 2 20,000, तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,80,000। ठीक है, अब क्या निकालना है, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, यहां बीच में निकाल देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया 1,80,000 अपॉन नेट सेल्स कितनी थी 10 लाख इंटू 100। 10 लाख पे 1 लाख का सीधा सीधा पता चल रहा है 18%, तो 18% अपना आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। आंसर को मैं थोड़ा बॉक्स, गंदा सा बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लगा दिया, 18% इज द आंसर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। और ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा इस चीज का। इंपॉर्टेंट है भाई, इस वाली चीज को रेशियोस में जाके भी देख लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18%। लेट्स मूव ऑन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। अरे भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भाई इंपॉर्टेंट है, देखो 2-3 बार आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 4 लाख, चलो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है 6 टाइम्स। तो मैं कर दूं, इसको कर देता हूं 6, और सीओजीएस मुझे नहीं पता, निकाल लेता हूं, और एवरेज इन्वेंट्री मुझे दी हुई है 4 लाख। 4 लाख 1 2 3 4 5, तो सीओजीएस निकल आएगा मेरे पास, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6 4 24 लाख रुपीस आ गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और अभी तो मेरे पास कॉस्ट ही है, कॉस्ट पे डायरेक्टली 25% लगाना है, वो आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। यहीं से निकाल देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट वही हुई 25% ऑफ 2 लाख 24 लैक्स, 24 लाख का 25% यानी 1/4 कितना होता है 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 12 का आधा 6 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अपना 6 लाख रुपये। 6 लाख आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, डाल दो यहाँ पे सर 6 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। सर नेट सेल्स तो दी नहीं हुई है, नहीं दी हुई है, सही बात है, लेकिन सीओजीएस और जीपी तो दिया है ना, तो एक और फॉर्मूला होता है सीओजीएस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी, और इसमें सीओजीएस मैंने निकाल रखा है 24 लाख, 24 लैक्स, सेल्स मुझे नहीं पता,
ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल दिया मैंने 6 लाख, ठीक है 6 लाख कर देते हैं भाई, सेल्स आ गई मेरे पास, इस साइड भेजो इसको, 30 लाख रुपीस की सेल आ गई, 30 lakhs की सेल आ गई मेरे पास, बस पुट कर दूंगा मैं 30 lakhs यहाँ पे इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 3 4 4 3 1 3 3 2 6 0, 20% आ गया भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, देखो देखो वो आ गया, कितना आया हमारे पास, आया 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, बहुत सिंपल, आई होप आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है 20% 20% 20% 20%, ऑलराइट, सो आई थिंक इतना ही था, ऑलराइट इतना ही था, इतना ही था, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, है ना। रेशियोज का करने का फॉर्मूला नहीं तरीका मैंने आपको बता दिया, करते जाओ आंसर आते जाएंगे, सोचना मत कि अरे वहां तक कैसे पहुंचूंगा, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो तो ना एक स्टेप लो बाकी देखेंगे आगे का, वो वैसा वाला ही है, एक कदम बढ़ाओ आगे और कुछ दिखेगा, फिर वो धुंध होती है, धुंध मतलब समझते हो ना फॉग, उसमें क्या करते हैं, आगे का थोड़ी सोचते हैं, अपन सोचते हैं एक स्टेप लेते हैं, देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा, तो आगे जो होगा उससे बाद में निपटेंगे, आप एक स्टेप लेते चले जाना, यही रेशियोज को सॉल्व करने का तरीका है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलता हूं अगले वीडियो में, अभी और MIQs बाकी हैं, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।